हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर की डेट आपकी 4 जनवरी की है। दोनों आपके एग्ज़ाम सी और डी दोनों आपके जो है 4 जनवरी को हो जाएंगे। 5 जनवरी से आपका कोई वास्ता नहीं है, 4 जनवरी को आपका पेपर हो जाएगा, ऐसा आप लोगों को पता चल चुका है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए डेली ये वाले जो प्रैक्टिस सेट जो जीएस का चल रहा है, ये कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा। इंग्लिश का आपको अलग से प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। और इस समय अब आपके लिए हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, तो हिंदी का भी मैं प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन थोड़ा सा ये है कि अभी आज ही डेट आई है, तो अभी सारी चीज़ें एकदम से तो टाइपिंग नहीं हो पाएगी। आप मुझे कल तक का समय और दीजिए, मैं आपको टाइपिंग करा दूंगा, फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें मिलने लग जाएंगी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो आपको पता है कि ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और विटामिन सी का जो है अगर हम लोग उसका नाम देखें कि जो विटामिन सी का जो मतलब साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो यही आपका सही आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं आपको सीधे सीधे विटामिन सी मिले, एस्कॉर्बिक अम्ल भी मिल सकता है, बिल्कुल। तो मृग तृष्णा के कारण निर्मित होता है, यानी कि जो मिराज कहते हैं, ये ज़्यादातर आपको सड़क पे कभी कभार गर्मियों में जाते हैं तो आपको दिखाई देगा दूर से कि पानी भरा है, सड़क पे पानी बह रहा है, लेकिन वो पानी नहीं होता है, वो यही होता है। रेगिस्तान में आपको ये दिखाई देता है, इसीलिए रेगिस्तान में आदमी मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको लगता है यहाँ पे पानी है, दूर से दिखाई देगा तो पानी दिखाई देगा, वो भागते हुए जाएगा और पानी नहीं मिलेगा। तो ये किसके वजह से बनता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होता है, तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे दूर आपको कहीं पे पानी भरा हुआ या बहता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा वास्तविकता में कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये आंखों का एक तरीके का भ्रम होता है। चलो, फिर लिखा हुआ है बाबर के समकालीन कौन दक्कन का प्रसिद्ध शासक था। क्या क्या लिखा हुआ है? हरिहर बन, बुक्का बन, कृष्ण देव राय और देव राय द्वितीय। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाबर के समकालीन की बात, तो कृष्ण देव राय जो थे ये उसके समकालीन थे। हरिहर और बुक्का ये आपको पता है, ये लोग तो नहीं थे, ठीक। अगर विजयनगर साम्राज्य के जो सम्राट थे कौन? कृष्णदेव राय, ये दक्कन के सबसे प्रसिद्ध शासक और बाबर के समकालीन थे। इनका जो शासनकाल था वो 1509, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे तो आपको याद करने में आसान हो जाएगी। 1509 से लेके 1529 तक चली थी, ठीक है। ये 1509 से लेके 1529 ईस्वी तक जो है इन्होंने साम्राज्य जो है शांति व्यवस्था, शक्ति, समृद्धि और विद्या में अपने चरम पर पहुंचाया था, ठीक है। बाकी जो मुगल सम्राट हैं, बाबर ने जो है अपनी जीवनी बाबरनामा में उन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी बताया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि आगरा के उस प्रसिद्ध नेत्रहीन कवि का नाम बताइए जिसने कृष्ण वैभव की गाथा गाई है। आगरा के उस प्रसिद्ध नेत्रहीन कवि का नाम बताइए जिसने कृष्ण वैभव की गाथा गाई। तो सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य और रामानुजम। तो सूरदास के लिए ही बताया गया है कि नेत्रहीन थे, तो सूरदास भी नेत्रहीन थे। इन्होंने ही जो है 16वीं सदी में हिंदू भक्ति कवि और गायक थे ये, इन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा में लिखे गीतों को मतलब इन्होंने गाया है। फिर 105 नंबर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है 105 नंबर में कि खालसा कहे जाने वाले योद्धाओं का समुदाय, अरे यार बढ़ जा भाई थोड़ा सा, हाँ ऐसे बढ़ जा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? खालसा कहे जाने वाले योद्धाओं का समुदाय किस सिख गुरु के अंतर्गत बना? तो गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 बार तेज हो गया, लेकिन ये तेज तब भी नहीं है, तेग बहादुर है, ठीक। गुरु गोविंद सिंह जी लिखा हुआ है और गुरु हरगोविंद जी लिखा हुआ है। तो किसने ये जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ये उनके 10वें गुरु थे। कौन से थे? तो ये 10वें गुरु थे। 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 106 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ है? चलो, तो आगरा का किला, भैया आगरा का किला जो है वो अकबर ने ही बनवाया था, ठीक। दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी आगरा का उसी अकबर का बसाया हुआ है। फिर जामा मस्जिद दिल्ली, ये जो है ये उसने नहीं बनवाई थी, ठीक है। जामा मस्जिद दिल्ली जो है ये इसने नहीं बनवाई थी, ये शाहजहां ने निर्माण कराया था, ठीक। चलो, बाकी बुलंद दरवाजा ये भी अकबर का ही बनाया हुआ है। ये फतेहपुर सीकरी में ही जो है बुलंद दरवाजा भी आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी नहीं। चलो फिर देखेंगे अगला, एक भक्ति संत
रहस्यवादी कवित्री मीराबाई, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प चुनकर लिखना है। अच्छा, यहाँ पे रिक्त स्थान जो है वो गड़बड़ हो गया है कि मीराबाई के बाद ये जो फुल लिखा हुआ है तो यहाँ पे है मीराबाई के बाद में, ठीक है, कि एक भक्ति संत रहस्यवादी कवित्री मीराबाई, उनके बारे में लिखा है कि गुजरात के एक पुजारी की बेटी थी। उनका जन्म जो है राजपूत शाही परिवार में हुआ था। उनका विवाह एक राजपूत राजा के साथ हुआ था। एक महान राजपूत स्त्री थी जिनका विवाह कभी नहीं हुआ था। एक गुजराती राजपूत परिवार से थी और उनका विवाह एक सामान्य जन्म में हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। मीराबाई जो थी जन्म से राजपूत थी, मतलब उनका जन्म जो है वो एक राजपूत शाही परिवार में जोधपुर के जो चौकड़ी, जिसको कुड़की कहा जाता है, गांव में 1498 ईस्वी में हुआ था। और मीराबाई का जो विवाह हुआ था वो भी एक राजपूत परिवार में ही हुआ था। कहाँ? जो महाराणा सांगा के पुत्र थे कुंवर भोजराज, उनसे हुआ था। चलिए, मीराबाई कौन थी ये कमेंट में आप लोग मुझे जरूर बताना। चलो फिर 8 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो भाई आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लल्ला और आर्यभट्ट। नहीं, तो ये भास्कर ने दिया था। बीज गणित की बात कर रहा है कि भारतीय जो गणितज्ञ भास्कर थे, इन्होंने बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए आगे 9 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति की कल्पना किसने प्रतिपादित की थी? किसकी कल्पना? तो संपूर्ण क्रांति की कल्पना जो है वो किसने प्रतिपादित की थी? बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या लाला लाजपत राय? तो जयप्रकाश नारायण ने ये जो है संपूर्ण क्रांति की कल्पना इसको प्रतिपादित किया था। जो जेपी या जो लोक नायक के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक प्रेजेंट डायरी में लिखा है कि संपूर्ण क्रांति 7 क्रांति अर्थात राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और बौद्धिक, शैक्षिक तथा आध्यात्मिक का एक संयोजन है। इन्होंने जो संपूर्ण क्रांति की जो अवधारणा दी थी वो 5 जून 1974 को पटना में गांधी के मैदान में दी थी, गांधी मैदान में। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? देखो ये क्वेश्चन अभी आप लोगों को एक शायद जीएस का पेपर दिया नहीं गया, चलो कोई नहीं, कल मैं भिजवा देता हूँ, ठीक है। एनबीआरआई का जो मैं बता रहा था तो उसमें पूछा गया था भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो वैसे तो उच्चतम न्यायालय है, लेकिन वहां पे संविधान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है जो कि ऑप्शन में उन लोगों ने नहीं दिया है। ऑप्शन में जो दिया गया है वो एक गलत क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है, तो वहां पर वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। खैर, उच्चतम न्यायालय, भारत का जो उच्चतम न्यायालय जो है वो संविधान का संरक्षक कहा जाता है उसको। चलिए, एक श्रमिक नेता जो भारत के राष्ट्रपति बने और उनके नाम पर राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान, वो कौन थे? श्रमिक संस्थान भी है उनके नाम पे, वो कौन थे? बीबी गिरी, बी संजीव रेड्डी, के आर नारायण या जाकिर हुसैन? तो बीबी गिरी थे, ये भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, लिखा भी है, ठीक है। ये एक श्रमिक नेता थे, इन्हीं के नाम पे राष्ट्रीय श्रमिक स्थान है। और ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है जिसे 1974 में स्थापित किया गया था। ये संस्थान नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए 112 नंबर देखो, यहाँ पे तुम लोगों ने नीचे नहीं डाला ये हिंदी, अगर तो जूम हो जाता अच्छे से, चलो कोई नहीं। ग्वालियर शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ग्वालियर शहर की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया या जीवाजीराव सिंधिया? देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे थे ये सबके सब यहाँ पे इसके साथ मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आयोग ने जो माना था मैं आपको बता देता हूँ। जब ये पेपर हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO का, तो जो आयोग था उसने ये जीवाजी राव सिंधिया को माना था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ 8वीं शताब्दी में जो राजपूत राजा थे, कौन? सूरज सेन, जिनको पाल कछवाहा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक, ने जो है ग्वालियप्पा नाम से एक आयुर्वेद विशेषज्ञ संत के नाम को अमर करने के लिए ग्वालियर शहर की स्थापना की थी। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि सूरज सेन थे। कौन थे? सूरज सेन, ठीक है, सूरज सेन थे। इन्हीं को जो है पल कछवाव कहा जाता था। ये ग्वालिपा नाम के एक आयुर्वेदिक वैज्ञानिक थे, उन्हीं विशेषज्ञ थे, संत थे, उन्हीं को नाम को अमर करने के लिए उन्होंने ग्वालियर शहर की स्थापना की थी, ठीक है। तो सूरज सेन ने, यहां पे ऑप्शन एको नहीं सही थे, लेकिन आयोग ने चौथा ऑप्शन सही माना था। चलो, छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पुणे, रायगढ़, कारवार, पुरंदर? तो जो छत्रपति शिवाजी थे इनके साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी, ठीक है। रायगढ़ किले में शिवाजी ने 1674 ईस्वी में जो है छत्रपति का ताज पहना था। इनका जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि अकबर ने कब एक नए धर्म दीन इलाही का मतलब चलाया था? दीन इलाही कब चलाया था? तो ऑप्शन 1581, 1576, 1572, 1569। तो अकबर ने दीन इलाही धर्म 1581 से लेकर 1582 मतलब 1581-82 में स्टार्ट किया था इसको, ठीक है। दीन इलाही धर्म जो था स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू जो था, मतलब जो उनके शासनकाल में जो हिंदू थे उनमें से एक हिंदू था राजा बीरबल, उन्होंने इसको अपनाया था।
तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? तो विष्णु, शिव, सूर्य या इंद्र? तो ये शिव भगवान को समर्पित है। जो राजराजेश्वर मंदिर है ये तंजौर में है, ये शिव को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, इसी के ऊपर इतने बार आक्रमण किया था, तो ये शिव को समर्पित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, शिव को समर्पित। कोणार्क मंदिर उड़ीसा, सूर्य को समर्पित। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये तमिलनाडु में है, ये विष्णु भगवान को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अरे इतना बड़ा यार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस काल में सबसे अधिक संख्या में के सोने के सिक्के जारी किए गए थे? किसके शासनकाल में सोने के सिक्के जो है सबसे ज्यादा जारी किए गए थे? कुषाण, गुप्त, मौर्य या हिंद यवन? तो ये गुप्तों के शासनकाल में सबसे ज्यादा जो है सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, बहुत बार पूछा जा चुका है हिस्ट्री में ये क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? चलो आगे ऑप्शंस हैं, देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बंगाल के छात्र ने, किसान ने, दुकानदार ने या भारतीय अधिकारी ने? तो बंगाल के जो छात्र थे इन्होंने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। स्वदेशी आंदोलन जो है 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में जो है घोषित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के छात्रों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूरे बंगाल में जो है जनसभाएं मतलब आयोजित की गई थी, जिसमें स्वदेशी यानी कि भारतीय वस्तुओं का उपयोग और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए ये चलाया गया था। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और चरमपंथी मुख्य रूप से किस बात पर भिन्न थे? ठीक, तो देखते हैं भाई, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। तो वो बहिष्कार पर दोनों लोग भिन्न भिन्न थे। उनको लगता था कि ये होना चाहिए, दूसरे को लगता था भाई ये होना चाहिए। चलो, निम्नलिखित में से कौन युयुत्सु राष्ट्रवादी से परिवर्तित आध्यात्मवादी थे? निम्नलिखित में से कौन से युयुत्सु राष्ट्रवादी से परिवर्तित अध्यात्मवादी थे? सुब्रमण्यम भारती, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे, श्री अरविंदो घोष? तो अरविंदो घोष थे। ये क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और सारे के सारे अभी एनटीए के द्वारा ही क्वेश्चन का पेपर बनाया जाता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट या आरओ का। तो ये वहाँ पे पूछे गए हैं, तो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसके चांसेस 50-50 होते हैं आपके पेपर में दोबारा से रिपीट होने के। निम्नलिखित में से कौन से गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता हैं? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले, दादू दयाल? तो ज्योतिबा फुले जो हैं ये जो है इसके किसके गुलामगिरी के रचयिता थे। चलो 21 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया था? कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली, कराची? ये क्वेश्चन मैं इतने बार आपको करा चुका हूं कि अब ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर पूर्ण स्वराज की बात करेंगे तो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कौन सा? लाहौर अधिवेशन, ठीक। उसी में ये जो है किया गया था, क्या पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। कांग्रेस का अगर पहला अधिवेशन बात करेंगे तो 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र चटर्जी थे, इन्होंने की थी। 12वां 1896 में हुआ था, ठीक। कोलकाता में रहमतुल्लाह सायानी जो थे इसके अध्यक्ष थे। 22वां 1906 में, हाँ चलो ये भी बताए चलते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला जब 1885 मुंबई व्योमेश चंद्र चटर्जी जो थे इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो वो पहला था। फिर 12वां इसलिए इंपॉर्टेंट था, 1896 में हुआ, कोलकाता, रहमतुल्लाह जो सयानी थे ये, इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 22वां 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 27वां 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, बिशन नारायण धर जो थे इसके अध्यक्ष थे और पहली बार जनगणमन गाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट। फिर 45वां जो कि 1929 में लाहौर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लाहौर में 45वां लिख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर क्या लिखा हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। उससे ठीक पहले घटना की बात की जा रही है। इलबर्ट बिल आया था, अच्छा ए उधर ही रह गया, चलो कोई नहीं, उसमें बंगाल विभाजन लिखा था, ए ऑप्शन में बंगाल विभाजन है। दूसरा है इलबर्ट बिल, तीसरा है रॉलेट एक्ट की स्वीकृति और मार्ले मिल्टो सुधार। तो जब हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो रॉलेट एक्ट आ गया था उससे पहले, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 8 फरवरी 1883 ईस्वी को इलबर्ट बिल व 1909 ईस्वी में मार्ले मिल्टो सुधार आया था।
ये सब पूछे जाते हैं, सबके सन पूछे जाते हैं कि रॉलेट एक्ट कब हुआ, 19 मार्च 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, फिर बंगाल विभाजन 1905, और एल्बर्ट बिल कब आया 1883, 8 फरवरी 1883, और 1909 को मार्ले मिल्टो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। खैर 23 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा झुके हुए घुटनों से मैंने रोटी मांगी पर बदले में पत्थर मिले। इसमें हमको सही विकल्प चुनना है, बताना है ये किस आंदोलन में कहा गया था। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च या भारत छोड़ो आंदोलन। ये दांडी मार्च की बात की जा रही है, दांडी मार्च में गांधी जी ने ये बात कही थी। ठीक है, उसी में कहा था कि झुके हुए घुटनों से मैंने रोटी मांगी बदले में मुझे पत्थर मिले। दांडी मार्च की अगर बात करेंगे तो ये 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये आंदोलन चला था। इसमें ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विरोधी के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए 24 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना का परिणाम था। स्वराज पार्टी मतलब किस घटना के कारण वो आ गई थी, चौरी चौरा घटना के कारण जो है स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना का परिणाम था, तो चौरी चौरा घटना हुई थी। तो 4 फरवरी 1922, कई जगह पे आपको 4 फरवरी दिखाई देगा, कई जगह पे आपको 5 फरवरी, दोनों ऑप्शन कभी एक साथ नहीं आएंगे। अगर 4 फरवरी आता है तो 4 फरवरी लगाएंगे, 5 फरवरी आता है तो 5 फरवरी। ठीक है, तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस पर कांग्रेस पार्टी नेता जो थे उनके बीच में काफी असहमति हो गई थी। इसके बाद उन्होंने 1 जनवरी 1923 को सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसे कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। चलिए फिर आगे 1857 इन इंडिया म्यूटिंग और बार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन थे। कौन सा, 1857 इन इंडिया म्यूटिंग और बार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक तो आप सीधे जान लीजिए कि A.T. एम्ब्री थे। चलिए भाई 26 नंबर देखेंगे, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड में किसे मौत की सजा दी गई और बाद में उनकी भूमिका के लिए निष्पादित किया गया। तो जो मुजफ्फरनगर का जो षड्यंत्र कांड हुआ था उसमें मौत की सजा दी गई, उसके बाद में उसकी भूमिका के लिए निष्पादित किया गया था। कौन थे, बिनाय बसु, जितेंद्रनाथ बोस, खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस। तो खुदीराम बोस थे। ठीक है, जो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र था ये 1908 में इस कांड में जो है खुदीराम बोस थे, इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, इनके साथ में प्रफुल्ल चाकी भी थे। चलिए फिर जो पूना पैक्ट लिखा हुआ है 1932 लिखा है, सॉरी 92 नहीं, 92 में कहाँ हो जाएगा यार, तब तो देश ही आजाद हो गया था। चलो 1932 का पूना पैक्ट जो है किससे संबंधित था, तो ये किसान, मजदूर, महिला या अवसादग्रस्त वर्ग जो लिखा हुआ है, यानी कि क्या होता है डिप्रेस्ड क्लास जो लिखा हुआ है किनके, तो 1932 में जो पूना पैक्ट जो हुआ था ये अवसादग्रस्त वर्ग से संबंधित था। ये 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के जो मध्य था ये पूना पैक्ट हुआ था। इसमें अन्य नेता भी थे, इनके जो प्रयत्न थे उन्हीं से जो है सवर्ण हिंदुओं और दलितों के मध्य एक समझौता किया गया था, इसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना भी की गई थी। ये आपसे पूछा जाता है कि किस समझौते या किस अधिनियम, किस समझौते के तहत जो है दलितों के लिए एक विशेष, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। ठीक है, ये पूछा जाता है। चलो भारत छोड़ो आंदोलन का नायिका किसे कहा जाता है, नायिका पूछा जा रहा है, नायक नहीं। अरुणा आसिफ अली, सरोजनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी या कस्तूरबा गांधी। तो अरुणा आसिफ अली को कहा जाता है इसकी क्या, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है। अरुणा आसिफ अली का वीरतापूर्ण व्यवहार ही था जिसे उन्हें 1942 की आंदोलन की नायिका या स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से भी जानते हैं। और ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसको जानते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने स्टार्ट किया था। नहीं, गांधी जी का ये मतलब एक आंदोलन था, इसी में इन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। 29 नंबर, थोड़ा सा वीडियो आज बड़ा हो रहा है क्योंकि समझाना भी पड़ रहा है और कोई बात नहीं है। चलिए तो 29 नंबर है, क्योंकि भाई अगर बताएंगे नहीं तो भी फिर कोई फायदा नहीं है ना, कि आपको कम से कम चीज़ें क्लियर तो हो जाए, वहाँ से अगर 2 क्वेश्चन आए तो दोनों आपको क्लियर हो जाएं। चलो निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव दिया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम जो है प्रस्ताव किस में दिया गया था, तो ये 1935 का जो अधिनियम था भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये इसमें दिया गया था। ठीक, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव इसी में दिया गया था, अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वास्थ्य संवैधानिक आधार पर प्रदान किया जाएगा। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं।
इसीलिए जो हमारे संविधान का एक मिनी संविधान भी कहा जाता है, किसको, अनुच्छेद 1935 को ही मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहते हैं। मिनी तो नहीं, लेकिन लघु संविधान जरूर कहा जाता है। 30 नंबर, देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने की सलाह किसने दी थी? तो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बी.डी. सावरकर या राजेंद्र प्रसाद। तो देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने की सलाह बाल गंगाधर तिलक ने दी थी। ठीक है, चलिए 31 नंबर, हरित क्रांति में भारत में कौन सी फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी? तो जब हरित क्रांति जब भारत में लाई गई थी तो उसमें जो है, जो बैरली यानी कि जो जौ लिखा हुआ है, ये जौ लिखा हुआ है, जी नहीं है, ये जौ लिखा हुआ है, ठीक, इसमें बढ़ोतरी हुई थी। चलिए फिर देखिए 32 नंबर में क्या लिखा हुआ है, भारत के किस शहर में कपास की 10 मिलें हैं और उत्तर भारत को मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत के किस शहर में कपास की 10 मिलें और उत्तर भारत की मैनचेस्टर उसको कहा जाता है? तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या बरेली। अगर उत्तर भारत की बात करेंगे तो कानपुर को जो है भारत का उसका मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक, चलिए 33 नंबर आगे देखेंगे। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले अपना यहीं पे पढ़ लेना भाई, पॉज करके। चलिए, प्राच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, चलो देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में, संगठित क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्र है तो बिल्कुल लगा लीजिए। प्राच्छन्न बेरोजगारी जो होती है ये इसमें नियोजित प्रतीत होता है। मतलब नियोजित का मतलब ये कह सकते हैं कि वास्तव में हर कोई उत्पादन में कोई योगदान नहीं देता है, और ये बेरोजगारी जो मुख्य रूप से होती है वो कृषि और असंगठित जो क्षेत्र होते हैं उनमें पाई जाती है। इसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। अदृश्य बेरोजगारी ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि इंसान को लगता तो है कि इसके पास काम है, लेकिन काम होता नहीं है। जैसे खेती है, अब खेती में जैसे मान लीजिए आपके पास धान होने वाले हैं तो आपके गेहूँ नहीं होते हैं, तो आप फिर गेहूँ नहीं कर पाएंगे, तो आप धान में ही आप उसी समय तो रोजगार में हैं, बाकी टाइम पे बेरोजगार हो जाएंगे। चलिए 34 नंबर, विश्व में भारत के पास सबसे बड़ी कृषि भूमि है, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प के साथ कीजिए। विश्व में जो भारत के पास है वो कृषि के लिए पूछी जा रही कितने नंबर की भूमि है? तो सेकंड, तृतीय, चतुर्थ या पंचम। तो भारत के पास द्वितीय नंबर की, यानी कि सेकंड नंबर पे भारत आता है कृषि के क्षेत्र में, भूमि के मामले में। चलिए 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस फसल को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है? क्या क्या लिखा हुआ? ओट लिखा हुआ, यानी कि जिसको जई कहते हैं, हाँ, चावल यानी कि राई, सोयाबीन, मक्का। तो सोयाबीन के लिए जो है आपको नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए आपको मैं 1500 क्वेश्चंस कुछ ऐसे दे दूंगा जो अभी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, अभी जल्दी के रिसेंटली ही एग्जामों में पूछे गए हैं। वो 1500 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वो 1500 क्वेश्चन थोड़े से फास्ट मोड में होंगे, उसमें मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, ना कुछ, सीधे क्वेश्चन आंसर। उससे क्या होगा कि उससे आपको जो है वो क्वेश्चंस दिमाग में रहेंगे, और आप जब पेपर देने जाएंगे तो वहां से क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली 2024 में जो एग्जाम हुए वहां से क्वेश्चंस उठा के बनाए गए हैं। चलो, रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा खनिज तत्व शामिल है? तो पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जिंक। तो इसमें पोटेशियम शामिल होता है। स्टोमेटा की बात कर रहे हैं, ये जो रंध्रों यानी कि स्टोमेटा की बात हो रहा है, उसमें पोटेशियम यानी कि के शामिल होता है। चलिए, गुणसूत्र में संरचना परिवर्तन, जहां एक डीएनए खंड उल्टे क्रम में अभिविन्यस्त हो जाता है, उसे कहा जाता है, यह क्या कहा जाता है? अच्छा भाई देखते हैं, विलोपन, द्विगुणन, स्थानांतरण और उत्क्रमण। तो उत्क्रमण यानी कि इन्वर्जन कहा जाता है। 38 नंबर, आलू की विलंबित अंगमारी जिसके कारण 1845 में आयरिश भुखमरी हुई थी, उसका रोग कारक कौन है? अच्छा चलो देखते हैं भाई, रोग कारक कौन कौन सा है। पहला दे रखा है प्लाम्यो पाराबिटिकोला। अरे भाई इतने कठिन नाम मत पूछा करो यार, फिर बच्चे बाद में कहते हैं सर जी तो इंग्लिश भी नहीं पढ़ पा रहे। भाई मैंने पहले भी कहा कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। मैं सिर्फ वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देता हूँ जो अभी आई हुई हैं, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। लेकिन आप लोगों को मेरा पढ़ना देखना है, और मुझे ये देखना है कि मैं इंग्लिश पढ़ पा रहा हूँ या नहीं। तो भाई बिल्कुल देखते रहिए, मेरे ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बच्चे ने कहा कि आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, तो दोस्त मैं आपको बता दूँ भाई, मैं स्कूल नहीं गया, ठीक है। आपके हिसाब से जो भी है, आप जो भी सोच रहे हैं, मैं दोस्त स्कूल नहीं गया, और आपको जो भी सोचना है उसके लिए सोच सकते हैं। खैर इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस हो जाएगा। आप लोग इंग्लिश मीडियम से होंगे भाई, हम तो बचपन से अभी तक जो भी है हिंदी मीडियम से ही पढ़ा है। चलो क्वेश्चन नंबर 39, एक संक्रामक प्रोटीन के एकल कण जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है वो क्या कहलाता है? तो प्रियोन कहलाता है, बिरियोन कहलाता है, विषाणु कहलाता है, या बिरसोइड कहलाता है? तो ये प्रियोन कहलाता है। साइंस है, थोड़ी सी कठिन लगेगी।
इसमें न्यूक्लिक नहीं होता है। किस देश में कटे हुए पुष्पों का सबसे बड़ा बाजार है? ये पुष्प क्या होता है? अच्छा, फ्लावर्स, पुष्पों होना चाहिए था, ये पुष्पों होना चाहिए था, पुष्पों नहीं। किस देश में कटे हुए पुष्पों का सबसे बड़ा बाजार है? यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड या जापान? तो जर्मनी में ये है सबसे बड़ा बाजार। सेब का फल है, कैसा है? अस्थिल यानी कि ड्रूप, कैप्सूल यानी कि संपुट, और बेरी यानी कि सरल, और पोम मतलब पोम जो लिखा हुआ है। तो कैसा है? तो एक सेब जो होता है वो पोम फल होता है। कैसा होता है? पोम, अरे पोम फल होता है, ठीक है। इसी को जो है झूठा फल यानी कि फाल्स फल के नाम से भी जानते हैं, इस जिसमें जो है फल का मुख्य भाग पुष्पासन से बना होता है। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय खरपतवार नहीं है? क्या इनमें से कौन सा एक जलीय खरपतवार नहीं है? तो क्या क्या दे रखे हैं? आइक्रॉनिक, क्रिस्पेस, निम्फिया अल्बा, आर्जिमेनी मैक्सिकाना और अजोला पिनेटा। अच्छा, तो कौन एक जलीय खरपतवार नहीं है? तो यहाँ पे फिर जो अर्जिमेना मैक्सिकाना लिखा हुआ है ये इसका खरपतवार नहीं होगा। खरीफ फसल बोने का समय क्या होता है? तो देखो, खरीफ, रबी और जायद, तीन तरीके की फसलें आपको ज़्यादातर बताई जाती हैं। जो खरीफ फसल होती है ये बरसात की फसल होती है, जो जून जुलाई में। रबी की फसल आपको अक्टूबर से लेकर नवंबर तक बोई जाती है, जिसमें गेहूं होता है। चावल वाली जो होती है वो खरीफ होती है, और जायद वाली जो होती है ये आपको अप्रैल मई में की जाती है और ये जून तक खत्म हो जाती है। और इसमें जो है आपको जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा ये सारे शामिल होते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा खरीफ के लिए? तो जून जुलाई हो जाएगा, ठीक है। बरसात वाली जो भी फसलें होती हैं, राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जो पेपर अभी एनबीआरआई का बच्चे ने जो भेजा था, वहां पे एक क्वेश्चन ये आया हुआ था। उसमें शायद पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मुख्य खरीफ फसल कौन सी है, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। खैर हाँ, दिवसों के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए थे। दिवसों के ऊपर उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछा गया था और एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा गया था। खैर चलिए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात कर रहा है तो दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस होता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस होता है। हाँ, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस भी उसमें पूछा गया था। तो मैं इसीलिए हमेशा आपसे कहता हूं कि भैया थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ो, और जो डेज वगैरह हैं ये जरूर पढ़ो। आपको पेपर में कम से कम 2 दिन पूछे जा सकते हैं इस तरीके के। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सैटेलाइट शहर नहीं है? गांधीनगर, अहमदाबाद, मोहाली या मुरादाबाद? तो मुरादाबाद सैटेलाइट शहर नहीं है। सैटेलाइट शहर जो होता है वो किसी महानगर की सभी संभव तरीकों के विस्तार करने की मदद करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये सैटेलाइट शहर किसी भी महानगर की परिधि के विकास और उसकी आबादी को बेहतर बनाने की सहायता से करते हैं। 46 नंबर, लद्दाख के ऊंचे पर्वतों पर पाई जाने वाली हिमालयी नीली भेड़ का नाम बताना है। उसकी भेड़ का नाम क्या होता है? तो भराल नाम होता है उसका। क्या नाम होता है? भराल नाम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 47 नंबर, भारत में शहरों का XYZ वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? देखो, इसी के हिसाब से आपको जो है मकान का किराया मिलता है, यानी कि डीए मिलता है, ठीक है। यही इसको डीए नहीं, सॉरी, एचआरए मिलता है। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस, जिसको बोलते हैं अलाउंस, ये वो मिलता है, ठीक है। XYZ के आधार पर होता है। इसमें एक्स में जो जोन होते हैं उनमें आपको 26%, जो वाई जोन होते हैं उसमें 16% और जेड जोन में 8%, यानी कि आपका 8% आपको एचआरए मिलेगा। तो जो एक्स जोन में जिनको नौकरी लगती है उनको बहुत फायदा होता है, बहुत ज़्यादा उनको जो है। जैसे दिल्ली में अगर आपकी नौकरी लगी है तो मान के चलिए आपको एचआरए कम से कम नहीं तो 12 से 15 हज़ार तक मिल जाएगा। लेकिन हर पोस्ट पे नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप डी में पोस्ट नौकरी कर रहे हैं और आपको 12-15 हज़ार एचआरए मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। चलो 48 नंबर देखेंगे, किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्योंकि बिहार में बाकी साक्षरता दर बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है। चलिए 49 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। स्वच्छ भारत या स्वच्छ भारत मिशन को खुले में शौच को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। यह 2 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था। 2 अक्टूबर कब स्वच्छ भारत मिशन जो है कब चालू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। योजनाएं भी मैं करा चुका हूं, जिन्होंने योजनाओं का नहीं देखा है योजनाएं जरूर देख लेना। दिवस मैंने नहीं कराए हैं, दिवस मैं आपको करा दूंगा 1-2 दिन में। दिवस जरूर देख लेना, बहुत जरूरी चीज है आपके लिए। चलिए, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जो हिम तेंदुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये हेमिस है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर नहीं, बिंस वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड नहीं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड नहीं, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, बिल्कुल ये लद्दाख में है। और इसी में जो है हिम तेंदुओं के लिए जो है एक नेशनल पार्क जो है बनाया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। किसके लिए? हिम तेंदुओं के लिए।
ठीक है। इसके अलावा एक गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड है, कंचन राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम है और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल में ही, ये भी सब तेंदुओं के लिए ही हैं। ठीक है, चलिए तो आज की जो हमारी जो क्लास थी, ठीक, वो यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी भाई पीडीएफ मैंने कुछ समय से नहीं प्रोवाइड की थी, उसके पीछे बहुत बड़े रीजन थे, मैंने आपको बताए भी थे किस लिए मैंने प्रोवाइड नहीं की थी। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।